कि संजय राउत ने बीएनएस के सेक्शन 150 के तहत कायदे का उल्लंघन किया है, देश विरोधी बयान किया है और इस व्यक्ति के खिलाफ मुंबई पुलिस को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए, ऐसी मेरी अपील। और 24 घंटे के अंदर अगर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया या संजय राउत ने रिट्रैक्ट नहीं किया अपने स्टेटमेंट को, तो मैं स्वयं लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर के संजय राउत के खिलाफ अपराध दर्ज करने का अपील करूंगा, अपना लेटर दूंगा, अपनी चिट्ठी दूंगा और ऐसे संजय राउत के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस प्रकार की सोच रखने वाले जितने नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। संजय निरुपम का 24 घंटे का अल्टीमेटम। संजय राउत ने माफी नहीं मांगी तो होगी कानूनी कार्रवाई। राउत का बयान देश विरोधी, संजय निरुपम ने जताया आक्रोश। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर निरुपम का कड़ा बयान, कहा उबाठा के 5 सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार को दिया वोट। मुंबई, शिवसेना प्रवक्ता व उपनेता संजय निरुपम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी नेताओं पर खुलकर वार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले इंडी गठबंधन ने अफवाह फैलाई थी कि उनकी जीत तय है और एनडीए का उम्मीदवार हारने वाला है, लेकिन नतीजों ने यह भ्रम तोड़ दिया। सच यह है कि एनडीए पूरी तरह एकजुट रहा और इसी का परिणाम है कि सीपी राधाकृष्णन को भारी बहुमत से जीत मिली। निरुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि इंडी गठबंधन के 16 सांसदों ने ही एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया, जिसमें शिवसेना यूबीटी के 5 सांसद शामिल थे। उन्होंने यह भी कहा कि शरद पवार गुट के सांसदों ने भी एनडीए को समर्थन दिया और इस तरह विपक्ष की हार पक्की हो गई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब इंडी गठबंधन को यह बहाना बनाना बंद करना चाहिए कि वोट चोरी हुए या ईवीएम में गड़बड़ी हुई। यह चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ। इसके बाद संजय निरुपम ने सबसे तीखा हमला शिवसेना नेता संजय राउत पर बोला। उन्होंने राउत के उस बयान को देश विरोधी बताया जिसमें कहा गया था कि जो नेपाल में हुआ है वह भारत में भी हो सकता है। निरुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया कि अगर राउत ने माफी नहीं मांगी और बयान वापस नहीं लिया तो वे उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी मांग किया कि पुलिस को स्वतः संज्ञान लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए। संजय निरुपम ने आगे यह भी आरोप लगाया कि यह पहली बार नहीं है जब संजय राउत ने पड़ोसी देशों की घटनाओं को भारत से जोड़कर विवादित बयान दिए हों। कभी श्रीलंका, कभी बांग्लादेश और अब नेपाल। हर बार वे देश में हिंसा और अस्थिरता का माहौल बनाने वाली भाषा बोलते हैं। निरुपम ने कहा कि भारत में 70 से 75 लाख नेपाली रहते हैं जो हमारे अपने भाई हैं, लेकिन अगर कोई भारत को अस्थिर करने की कोशिश करेगा तो नेपाली भी उसके खिलाफ खड़े होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में संजय निरुपम ने साफ कहा कि राउत की भाषा देश विरोधी है और यह संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है और यह सीधा देशद्रोह की श्रेणी में आता है। उन्होंने व्यंग में कहा कि जब चुनाव में हार पक्की हो गई तो अब विपक्ष को कम से कम बेतुकी बयानबाजी बंद कर देनी चाहिए। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व सांसद संजय निरुपम ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। देशाचे 17वें उपराष्ट्रपतीची निवडणूक झाली। त्या निवडणुकीसाठी दोघे पक्ष एनडीए आणि इंडिया आघाडीतर्फे जोरदार अशी तयारी होती। सकाळपासून जो इंडिया आघाडीचे बोलबच्चन नेते आहेत त्यांनी अशा प्रकारचा एक प्रचार सुरू केला की एनडीएचा उमेदवार पडणार आणि भाजपचे खूप खासदार त्यांच्या संपर्कात आहेत आणि इंडिया आघाडीचा उमेदवार जिंकून असा एक दुष्प्रचार यामुळे संध्याकाळी 6 पर्यंत जेव्हा काउंटिंग सुरू झाली आणि निकाल आला तो सर्वांना संपूर्ण देशाला असं माहित पडलं की एनडीएचा जो स्ट्रेंथ होता त्या स्ट्रेंथ पेक्षा जास्ती मत एनडीएच्या उमेदवाराला भेटला आणि इंडिया गठबंधन आघाडीचा जो स्ट्रेंथ होता म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभा त्यांचे जो खासदार होते जे निवडणुकीमध्ये पार्टिसिपेट ज्यांना वोट करायचा होता त्यांच्या स्ट्रेंथच्या पेक्षा कमी मत इंडिया आघाडीच्या उमेदवाराला भेटलं
एकूण एनडीएला एकूण 16 मत जास्ती मिळाली आहे. 15 खासदार त्यांनी ऍब्स्टेन केला, त्यांच्या व्यतिरिक्त ही आकडा. आता 16 मत कुणाची आहे म्हणजे एनडीए कडे जो एक स्ट्रेंथ होती तो 425 खासदारांची होती. वायएसआरनी सपोर्ट केला, यामुळे 436 झाली. पण सीपी राधाकृष्णन साहेबांना 452 असे मत मिळाले, म्हणजे 16 मत जास्ती मिळाले. आता 16 वोट कोणाचा आहे हा एक मोठा प्रश्न आहे. म्हणजे एनडीए पूर्वीपेक्षा जास्ती स्ट्रेंथ घेऊन समोर आलेला आहे या निवडणुकीच्या नंतर. एक आणि दुसरा, मी ठामपणे सांगू शकतो की जेव्हा निवडणुकीची प्रक्रिया चालू होती आणि एक संवाद साधण्याचा आणि अप्रोच करण्याचा जेव्हा एक काम चालू होता, तेव्हा उभाटाचे 5 खासदार आमच्या संपर्कात होते. म्हणजे 16 मध्ये उभाटाचे 5 खासदार आहेत, त्यांनी क्रॉस वोटिंग केला. ते ऍब्स्टेंट नाही राहिले, त्यांच्या मत पण रद्द नाही झाली आहे, त्यांनी वोटिंग केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये हा जो वोटिंग प्रक्रिया याच्यामध्ये व्हीपचा काय आदेश नव्हतं, त्यामुळे काय त्यांचे सदस्यता आहे त्याच्यावर काही अडचण येईल नाही. पण उभाटाचे 5 आणि शरद पवारचे पक्षाचे किती फुटले आम्हाला माहित नाही. पण महाराष्ट्राचे राज्यपालला देशाचे उपराष्ट्रपती करण्यामध्ये महाराष्ट्राचे उभाठा आणि शरद पवार पक्षाचे खासदारांचा एक मोठा सहभाग आहे, मी असं सांगू शकतो. तो ज्यांनी खूप प्रयत्न केला की भाजपचे खासदारांना फोडला पाहिजे, शिवसेनेचे खासदारांना फोडला पाहिजे. ज्यांनी खूप असा प्रयत्न केला की त्यांचे जे उमेदवार आहेत त्यांना निवडून आणण्यासाठी काहीतरी उलटसुलट काहीतरी काम केलं पाहिजे. त्यांना काही यश मिळाला नाही आणि शेवटी त्यांचे उमेदवार पडाले. त्यांच्या उमेदवारांकडे कमीत कमी 324 जो इंडिपेंडेंट वगैरे आहे त्यांना जोडून 324 मत होती. पण त्यांना अखेरच्या निकालाच्या नंतर फक्त 300 मत मिळाली. म्हणजे काही जो इंडिपेंडेंट अपक्ष खासदार होते त्यांनी पण त्यांना दगा दिलेला आहे. याचा असा एक निष्कर्ष निघतो की जो विरोधी पक्षाची एकता आहे, जो इंडिया आघाडीची एकजुटी आहे, तो एकजुटी म्हणजे एक फक्त एक काफी एक खोखला एकजुटी आहे. त्यांच्यामध्ये खूप काहीतरी आपसात भांडण चालू आहे, एकमेकावर ते विश्वास करत नाही. यामुळे इंडिया आघाडीच्या मत फुटली आणि कुठल्या कुठल्या पक्षाचे नेत्यांनी कुठल्या पक्षाचे खासदारांनी कोणावर विश्वास दाखवला मला याच्यावर काही बोलायचं नाही. पण या निवडणुकीच्या नंतर जेव्हा नेपाळमध्ये हिंसाचार चालू होता, जेव्हा नेपाळमध्ये तिकडचे पार्लमेंट आणि जो पॉलिटिकल इस्टॅब्लिशमेंटचा मेन ऑफिस आहे, मुख्यालय आहे सिंह दरबार, त्या जाळण्याचा जेव्हा प्रयत्न चालू होता, सो कॉल जो जेजी लोक आहेत, युवक आहेत, तरुण आहेत, त्यांच्याकडून जे काही आंदोलनाचे नावाने भ्रष्टाचाराच्या विरोधात, बेरोजगारीच्या विरोधात जो एक हिंसक आंदोलन चालू होता, त्या आंदोलनावर, त्या हिंसावर इंडिया आघाडीचे नेते मंडळी आता एक समर्थनात उतरलेले आहेत आणि त्याच्या समर्थन त्यांना पाठिंबा देत भारतात पण असं काय घडलं पाहिजे असे त्यांची एक मत आहे. आणि तो मत चुकीचा आहे. का चुकीचा आहे? सर्वप्रथम या देशात लोकशाही आहे, दुसरा संविधानचा राज आहे, घटनेचा राज आहे, रूल ऑफ लॉ आहे आणि घटनाप्रमाणे या देशात सर्व काम चालू आहे. इंडिया आघाडीचे लोक दररोज दर कार्यक्रमात हातात संविधानची, भारतीय घटनेची एक लाल किताब हातात घेऊन ते संविधानची रक्षा केली पाहिजे, संरक्षण झालं पाहिजे असा ते प्रचार करतात आणि हा नॅरेटिव्ह बनवतात.
आता तेच जो इंडिया आघाडीचे नेते मंडळी आहेत, आता या देशात सशस्त्र विद्रोह करण्याचा बहुतेक प्रयत्न करत आहेत. असं काहीतरी कट कारस्थान ते रचत आहेत. कालच्या जे त्यांच्या स्टेटमेंट होता त्याच्यावर आम्ही असा सांगू शकतो. इंडिया आघाडीचे बाकी सगळे नेते मंडळी, समाजवादी पार्टीचे किंवा आरजेडीचे जो नेते आहेत त्यांनी काय काय सांगितलं तुम्ही तो नंतर बोलणार मी. पण आमचा जो महाराष्ट्राचे एक नेते आहे आणि विश्वस्तरीय प्रवक्ते आहेत भांडूपचे भोगे, त्यांनी काल काय काय सांगितलं हा मी तुम्हाला दाखवू इच्छितो. एक पहिला ट्वीट संजय राऊत उबाठाचे जो प्रवक्ता आहे त्यांचा पहिला ट्वीट आहे. म्हणजे एक 2 वाजता कि नेपाल टुडे, ये स्थिति किसी भी देश में पैदा हो सकती है, सावधान. भारत माता की जय, वंदे मातरम. आणि त्याने बीजेपीला टॅग केलेला आहे. नरेंद्र मोदी जो आमचे पंतप्रधान आहेत त्यांना टॅग केलेला आहे. म्हणजे तुम्ही बीजेपीला धमकी देता, या देशाचे पंतप्रधानाला धमकी देता की आता सावधान राहा. नेपाळ सारखा परिस्थिती हिंदुस्थान मध्ये पण होऊ शकतो. आणि याच्यासाठी त्यांनी नेपाळचा जो आंदोलनचा एक व्हिडिओ आहे त्यांनी टॅग केलेला आहे. दुसरा त्यांचा एक अजून एक अंग्रेजीमध्ये एक ट्वीट आहे 6:06 दरम्यान कि नेपाळ's political crisis forced PM KP Oly to resign as citizen took to the streets against corruption and authoritarianism. पुढे ते लिहितात, this unrest unfolding along India's border demands serious study by Indian policymakers. #Nepal crisis, #India Nepal आणि ते टॅग करता है पंतप्रधान नरेंद्र मोदीला. इंडिया पॉलिसी मेकर म्हणजे आजचे सरकार चालवणारे लोक आणि त्यांना ते सांगत आहेत की अशी परिस्थिती इंडियामध्ये पण होऊ शकतो, तुम्ही जरा सावधान राहा. पुढचा त्यांचा एक असा एक ट्वीट आहे. नेपाळच्या वित्तमंत्रीवर काल जो हल्ला झाला काठमांडूमध्ये, त्यांच्या मागेचे सगळे आंदोलनकारी होते, त्यांच्याबरोबर मारहाण झाली. त्याच्या वित्तमंत्रीचा व्हिडिओ टॅग करून त्याने ऐसा लिखा है कि नेपाल के वित्त मंत्री के पीटे जाने का वीडियो शेयर करते हुए यह हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम. त्यांनी टॅग केला बीजेपी, निर्मला सीतारामन जो आमचे अर्थमंत्री आहेत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदीला टॅग केलेला आहे. म्हणजे असं दिसतो आम्हाला की उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुकीनंतर ते खूपच फ्रस्ट्रेट झालेले आहेत. याच्या पूर्वी पण ते खूप सारे अशा निवडणुकीमध्ये जो कुंठा आणि फ्रस्ट्रेशन आलेला आहे त्याच्या मॅनिफेस्टेशन ते करत आहेत. असा एक नेपाळ सारखा काही परिस्थिती हिंदुस्थान मध्ये निर्माण झाली पाहिजे. माझा पहिला प्रश्न आहे की तुम्ही घटनेचा शपथ घेऊन घटनाचा राज देशात राहिला पाहिजे याच्यासाठी नरेटिव्ह तयार करता, तर अशी परिस्थिती हा सशस्त्र विद्रोह करण्याची धमकी का? दुसरा, या देशामध्ये आयपीसी रद्द झाल्यानंतर भारतीय न्याय संहिता लागू झालेली आहे. अब भारतीय न्याय संहितामध्ये काय लिहिलं गेलं आहे, एक सेक्शन मध्ये मी आता वाचू इच्छितो. बीएनएसच्या भारतीय न्याय संहितेच्या सेक्शन 150 मध्ये जो उल्लेख आहे, जो प्रावधान आहे, जो तरतूद आहे तो असा है कि जो व्यक्ति भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा पैदा करे, अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों को भड़काने या इन गतिविधियों में शामिल होने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास या 7 साल कारावास या जुर्माना मिळू शकतो. म्हणजे हा प्रावधान लीगल प्रोव्हिजन आहे आमच्या देशात. आणि याच्यासाठी
समजा कोणी व्यक्ती इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज करतो, सोशल मीडिया यूज करतो, त्यांना पण गिल्टी म्हणजे त्यांना पण आरोपी आम्ही बनवू शकतो आणि या प्रकारचा जो हिंसक आंदोलन असतो त्याच्याला अर्थ पुरवठा म्हणजे काहीतरी फायनान्स आणि फंडिंग करणारे जे लोक आहेत त्यांच्या विरोधात पण हा केस लावू शकतो. म्हणजे हा एक देशविरोधी वक्तव्य आहे संजय राऊतचा. दुसरा, देशमध्ये राष्ट्रात देशात हिंसा भडकविण्याचा एक प्रयत्न आहे संजय राऊत तर्फे आणि इंडिया आघाडीच्या बाकी नेते मंडळीतर्फे. तेजस्वी यादव ने सांगितलं लिहिलं की नेपाल के बगल में बिहार है, जरा सावधान हो जाइए. म्हणजे नेपाळ सारखा बिहार मध्ये पण उद्रेक आम्ही करू शकतो असा एक अर्थ आम्ही लावू शकतो त्यांच्या स्टेटमेंटचा. असला बयान त्याचा आहे, वक्तव्य त्याचा आहे. आणि या देशात विध्वंसक गतिविधी, विध्वंसक ऍक्टिव्हिटी, डिस्रप्टिव्ह ऍक्टिव्हिटी सुरू करण्याचा प्रयत्न इंडिया आघाडीचे नेते मंडळीतर्फे होत आहे. म्हणजे हा एक प्रकारचा देशद्रोह आहे आणि या राष्ट्राच्या विरोधात, देशाच्या विरोधात एक हिंसक आंदोलन करण्याचा प्रयत्न आहे. यासाठी संजय राऊतच्या विरोधात बीएनएसचे सेक्शन 150 च्या अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. मी मुंबई पोलिसांना निवेदन करतो की तुम्ही त्यांच्या ट्विट वाचून सुमोटो ऍक्शन घ्या, नाहीतर 24 तासानंतर मी लोकल पोलीस स्टेशन मध्ये जाऊन संजय राऊतच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू करा. कारण असं आहे, आम्ही कोणी व्यक्ती शासनाच्या विरोधात आहे, सरकारी कामकाजाच्या विरोधात आहे याच्यावर आमचा काही आक्षेप नाही. डेमोक्रेसीमध्ये सरकार बरोबर मतभेद राहिला पाहिजे. सरकारच्या विरोधात विपक्ष आणि विरोधी पक्ष नेत्याला बोलण्याचा अधिकार आहे, पण तो संविधान आणि घटनेच्या दायऱ्यामध्ये राहतो. संविधानाच्या विरोधात जाऊन लोकतांत्रिक प्रक्रिया सोडून त्याला बाजूला ठेवून सरकारच्या विरोधात जर तुम्ही नेपाळ सारखा किंवा बांगलादेश सारखा परिस्थिती उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न करणार, तो याच्यासाठी या देशात कायदा आहे आणि कायद्याप्रमाणे यांच्यासारख्या जे काही लोक आहेत त्यांच्या विरोधात कारवाई केली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे, अशी माझी मागणी आहे. मध्ये बोलू कल भारत के 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उस चुनाव में महाराष्ट्र के राज्यपाल भारत श्री सीपी राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र के देश के उपराष्ट्रपति चुने गए. सुबह से इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस प्रकार का वातावरण बना रखा था कि एनडीए का उम्मीदवार पराजित होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा विद्रोह हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नियंत्रण कमजोर हो गया है. इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा था, दुष्प्रचार किया जा रहा था. हमारे वोट टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, क्रॉस वोटिंग हो सकती है और इंडिया आघाड़ी का, इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार वो जीत सकता है. इस प्रकार का दुष्प्रचार चल रहा. शाम होते होते पता चला कि एनडीए गठबंधन के पास जितने वोट थे उम्मीदवार के लिए, उससे ज्यादा वोट एनडीए गठबंधन को मिला और इनके पास जितने वोट थे उससे काफी कम इनको वोट मिला. मैं एक जानकारी के लिए स्पष्ट कर दूं कि एनडीए की स्ट्रेंथ 425 थी, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में जो हमारे सदस्य हैं एनडीए गठबंधन के, उसके हिसाब से 425 थी. वाईएसआर पार्टी ने हमें सपोर्ट किया तो 436 हो गए, लेकिन हमको वोट मिले हैं 405, मतलब 16 अतिरिक्त वोट मिले. इंडिया गठबंधन उनके जो उम्मीदवार थे अधिकृत तौर पर बताया जा रहा है 315, लेकिन बहुत सारे इंडिपेंडेंट वगैरह के वो संपर्क में थे, जिसके आधार पर 324 मत थे. उनके उम्मीदवार को वोट मिले 300. मतलब हमें जो 16 इसमें से नहीं, इसके अलग से 15 वोट रद्द हुए. उसके बाद 10-15 लोगों ने एब्सटेन किया है, वो सब अलग आंकड़े हैं. कुल तो सबसे बड़ा जो एक हाईलाइट पॉइंट है वो ये है कि हमारे उम्मीदवार को 16 वोट ज्यादा मिले.
ये 16 वोट किसके हैं? किस पार्टी के सांसदों ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोट? मैं अपनी जानकारी के आधार पर बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि उबाटा के 5 खासदार हमारे संपर्क में थे और उबाटा के 5 खासदार ने क्रॉस वोटिंग की और हमारे उम्मीदवार को जिताया। उनकी सदस्यता को कोई आंच नहीं आएगी क्योंकि इसमें किसी प्रकार का विप नहीं था। इसी तरह से शरद पवार जी की पार्टी के भी कुछ खासदार, कुछ सांसद टूटे हैं। मतलब महाराष्ट्र के राज्यपाल को देश का उपराष्ट्रपति बनाने में महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष के खासदारों की एक भूमिका है। इसको मैं पूरे गर्व से और खुशी से स्वीकार कर रहा हूं। और जो लोग हमारे सांसदों को तोड़ना चाहते थे, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह तैयार करना चाहते थे, वो उल्टे मुंह नीचे गिर गए और उनकी पूरी तरह से पराजय हुई। हो सकता है इस चुनाव के बाद अब वो वोट चोरी का रोना नहीं करेंगे, क्योंकि जो कुछ था एकदम पारदर्शी था। ईवीएम में कोई घोटाला था ये भी नहीं कहेंगे, वोटर लिस्ट में किसी प्रकार का घोटाला था ये भी नहीं कहेंगे। लेकिन जब तक रिजल्ट आ रहा था और इंडिया गठबंधन को लग रहा था कि तमाम हाइप क्रिएट करने के बावजूद वो पूरी तरह से पराजित हो गए हैं, तब तक नेपाल की घटना हिंदुस्तान के लोगों का ध्यान खींचने लगी। नेपाल में पिछले 48 घंटों में, बल्कि उससे ज्यादा समय से, एक जबरदस्त हिंसक आंदोलन चल रहा है। वहां के नौजवानों ने, खासकर जो जेनजीज हैं, जो लगभग 20 साल और 30 साल के बीच की उम्र वाले बच्चे हैं, वो नेपाल सरकार के भ्रष्टाचार और वहां पर व्याप्त लगभग 19% की जो बेरोजगारी है उसके खिलाफ सड़क पर उतरकर तोड़फोड़ कर रहे थे। इस बीच पुलिस की गोलीबारी होती है जिसमें लगभग 19 लोग मारे जाते हैं। उसकी वजह से आंदोलन और भी हिंसक हो जाता है। और कल उन लोगों ने नेपाल की संसद को जला दी। नेपाल का जो सिंह दरबार है, जो उनके सरकार का मुख्यालय माना जाता है, जो लगभग 1900 कुछ में बनाया गया था, 1920वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बनाया गया था। एक बहुत ही ऐतिहासिक इमारत है वो। उस इमारत को जला दिया गया। कई मंत्रियों को मारा गया। एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी थी, उनको आग लगा के जला दिया गया। एक वित्त मंत्री को दौड़ा करके मारा गया। प्रधानमंत्री डर के मारे इस्तीफा देकर के भाग गए, काठमांडू छोड़ के, नेपाल छोड़ करके। ये जो कुछ नेपाल में हुआ उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन एक जनतांत्रिक व्यक्ति होने के नाते और मानवीय आधार पर मैं समझता हूं हिंसा किसी भी चीज का इलाज है। जो नेपाल में हुआ उसकी हम निंदा करते हैं, निषेध करते हैं और नेपाल के युवकों से अपील करते हैं कि आप अपनी संपत्ति, अपने देश की संपत्ति को जला के राख करके आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। सरकार बदलना है, उसके लिए जनतांत्रिक तरीका था। लेकिन इस पूरे हिंसक वातावरण को भारत में भी लाना चाहिए। इस प्रकार के टोन के साथ इंडिया गठबंधन के लोगों ने अपने अपने बयान देने शुरू किए। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव कहते हैं कि याद रखिएगा, नेपाल के बगले में बिहार है, कुछ भी हो सकता है। मतलब नेपाल जैसा बिहार में आप हिंसा बढ़ाना चाहते हैं। उबाठा के प्रवक्ता और जो भांडुप के भूखे हैं, जो अक्सर झूठ ही बोलते हैं, झूठ का प्रचार करते हैं, उन्होंने कल 2-3 घंटे के अंदर 3 ट्वीट किए और तीनों ट्वीट के माध्यम से वो सरकार को डराने, धमकाने और नेपाल जैसी परिस्थिति हिंदुस्तान में पैदा होनी चाहिए, इस प्रकार का बयान जारी किया। पहला ट्वीट उनका आता है जिसमें नेपाल के हिंसा का वीडियो टैग किया। उसमें लिखते हैं कि यह स्थिति किसी भी देश में पैदा हो सकती है, सावधान, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और टैग करते हैं बीजेपी को और प्रधानमंत्री मोदी को। जाहिर सी बात है, आप सरकार को धमका रहे हैं कि जिस तरह से नेपाल में हुआ उस तरह से यहां भी हम करते हैं। आगे एक ट्वीट करते हैं वो, नेपाल के वित्त मंत्री के पीटे जाने का वीडियो टैग करते हुए कि नेपाल के वित्त मंत्री, यह हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए, और टैग करते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम लिख के टैग करते हैं बीजेपी को, निर्मला सीतारमण को, प्रधानमंत्री मोदी को।
इसके बाद नेपाल का एक और वीडियो टैग करते हुए लिखते हैं, जो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया उसके बाद अंग्रेजी में ट्वीट करते हैं, दिस ऑर्डर डिमांड सीरियस स्टडी बाय इंडियन पॉलिसी मेकर्स। टैग कर रहे प्रधानमंत्री मोदी को एज पे नेपाल क्राइसिस। इंडिया का पॉलिसी मेकर मतलब कौन है? आज की सरकार में बैठे लोग। यह अपने देश में बांग्लादेश और नेपाल या श्रीलंका की तरह हिंसा भड़काने का एक षड्यंत्र रचने का सब। एक तरफ इंडिया गठबंधन वाले लोग हाथ में भारत के संविधान की लाल किताब लेकर घूमते हैं और बार बार कहते हैं कि देश में संविधान के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, संविधान का राज लागू होना चाहिए, इसलिए हमको सरकार दीजिए, और ये सरकार संविधान विरोधी है। अब संजय राउत की तरह जो लोग हैं, उन्होंने जो बयान दिया, क्या वो संविधान के दायरे में आता है? क्या देश के कानून और व्यवस्था का अंदर आता है? जी नहीं, यह देश विरोधी बयान है, यह एक प्रकार का देशद्रोह है। आईपीसी खत्म हो गया है, सरकार ने भारतीय न्याय संहिता लागू की है और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 150 को हमने पढ़ने की कोशिश की। 150 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 150, जो व्यक्ति भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा पैदा करे, अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों को भड़काने या गतिविधियों में शामिल होने का प्रयत्न करे, ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास या 7 साल का कारावास और जुर्माना भी मिल सकता है। और इसके लिए, इस प्रकार की हरकत करने के लिए अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करता है, यानी सोशल मीडिया के ऊपर कोई बयान जारी करता है, वो भी वो दोषी है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के आंदोलनों को फंडिंग करता है, तो भी वो दोषी है। मतलब संजय राउत ने बीएनएस के, मैं कोई वकील नहीं हूं, फिर भी जो थोड़ा बहुत कानून की समझ उसका आधार पर मैं कह सकता हूं कि संजय राउत ने बीएनएस के सेक्शन 150 के तहत कायदे का उल्लंघन किया है, देश विरोधी बयान किया है, और इस व्यक्ति के खिलाफ मुंबई पुलिस को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए, ऐसी मेरी अपील है। और 24 घंटे के अंदर अगर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया या संजय राउत ने रिट्रैक्ट नहीं किया अपने स्टेटमेंट को, तो मैं स्वयं लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर के संजय राउत के खिलाफ अपराध दर्ज करने का अपील करूंगा, अपना लेटर दूंगा, अपनी चिट्ठी दूंगा, और ऐसे संजय राउत के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस प्रकार की सोच रखने वाले जितने भी लोग हैं, मैं सरकार के विरोध में अगर कोई बोलना चाहता है, गलत नहीं है, बोलना चाहिए, यह डेमोक्रेसी का तरीका है। विरोधी पक्ष को पूरा अधिकार है सरकार की आलोचना करने का, लेकिन संविधान के दायरे में। हिंसक एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में बंदूक लेकर के आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। जो लोग भी हिंसा का रास्ता अख्तियार करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग। सर, आप कह रहे हैं कि स्वतंत्रता की बात है, तो ऐसे में संजय राउत ये सारी चीजें कह रहे हैं, आप कह रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज विपक्ष जो है इसी सारी चीजों को लेकर के पूरे महाराष्ट्र भर में एक बड़ा आंदोलन कर रहा है, जन सुरक्षा कानून को लेकर के, कि जानबूझ के सरकार इस तरीके का लाई है ताकि कोई सरकार के खिलाफ अगर बोले तो उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर सके और उसको जेल में डाल सके। देखिए, संजय राउत जैसे लोग हों या फिर इस देश में अक्सर सशस्त्र विद्रोह करने की कल्पना करने वाले लोग हों, ऐसे लोगों को रोकने के लिए, ऐसे लोगों के मंसूबों को तोड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जन सुरक्षा कानून बनाया है। जब यह जन सुरक्षा कानून बन रहा था, तो उससे पहले जो विधेयक विधानसभा में पेश किया गया था, उस विधेयक की स्क्रूटनी करने के लिए जो दोनों सदनों का, विधानसभा के दोनों सदनों का, विधानमंडल के दोनों सदनों का जो एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जैसी जो एक कमेटी थी, उस कमेटी के हवाले किया। उस कमेटी में विपक्ष के सभी बड़े नेता भी, सत्ता पक्ष के भी थे, विपक्ष के भी, और लगातार कई राउंड चर्चा करने के बाद इस बिल को इस स्वरूप में विधानसभा में पेश किया गया। तो ऐसे में जब ये कानून बन रहा था या विधेयक का स्वरूप दिया जा रहा था, तो विपक्ष के किसी भी नेता ने
नोट ऑफ डिसेंट तक नहीं दिया। जब ये कानून, जब ये विधेयक विधानसभा में पास हो रहा था तो विपक्ष के किसी भी नेता ने इसके विरोध में एक सेंटेंस तक नहीं बोला। मतलब महाराष्ट्र में अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन इस तरह का कानून बनना चाहिए, इसके लिए सहमति थी। अब जब कानून बन गया तब थोड़े से नक्सली माइंडेड जो लोग हैं, जो अर्बन नक्सल टाइप के लोग हैं, जिसके सबसे बड़े संरक्षक माननीय शरद पवार के यहाँ पे, ऐसे लोगों को चिंता हो गई कि साहब फिर तो अपनी दुकान बंद हो जाएगी, फिर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जो नक्सलवाद होता है वो हमेशा हमेशा के लिए कुचल दिया जाएगा। तो ये नक्सलियों का पूरा अभियान है। और जो लोग आज जन सुरक्षा कानून के खिलाफ जो भी आंदोलन शुरू हो रहा है, उस आंदोलन में जो लोग शामिल होने जा रहे हैं वो और कुछ नहीं, हिंदुस्तान में नक्सलवाद जिंदा रहे, अर्बन नक्सल जिंदा रहे, और विरोध के नाम पर वो हमेशा सशस्त्र क्रांति करने की कल्पना करते रहे, इस विचार का समर्थन करने जा रहे हैं, ऐसा मेरा आरोप है। इसलिए इस जन सुरक्षा कानून के विरोध में जो भी व्यक्ति लोकतंत्र में विश्वास करता है, जो भी व्यक्ति संविधान के साथ खड़ा है, उसको कम से कम इस आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहिए। जो शामिल होगा वो संविधान विरोधी होगा और इस देश के कानून व्यवस्था का विरोधी होगा और लोकतंत्र विरोधी। सर लेकिन तरह से उबाटा प्रमुख को भी आप दोषी मानते हैं क्या? अगर संजय राउत देशद्रोह की भाषा बोल रहे हैं और संजय राउत देश विरोधी बयान जारी कर रहे हैं और सरेआम बयान जारी कर रहे हैं, अगर संजय राउत चाहते हैं कि नेपाल जैसी हिंसा हिंदुस्तान में भी भड़कनी चाहिए, नेपाल की तरह हिंदुस्तान के भी संसद को जलाना चाहिए, राष्ट्रपति भवन को जलाना चाहिए, केंद्रीय सचिवालय को जला देना चाहिए, अगर संजय राउत को लगता है कि नेपाल की तरह हमारे मंत्रियों को सरेआम पीटा जाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर यह देशद्रोह का मामला है। और अगर उद्धव ठाकरे चुप है और संजय राउत के बयानों के खिलाफ खड़े नहीं है, तो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे भी संजय राउत के इस देशद्रोही मंसूबे के साथ खड़े हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। सर आपने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि संजय राउत अगर पीछे नहीं होते हैं तो आप जाके कंप्लेंट करेंगे या मुंबई पुलिस सो मोटो एक्शन ले इसमें? मैंने महाराष्ट्र सरकार के साथ ऑलरेडी बात की है और मैंने निवेदन किया है कि मुंबई पुलिस को इस विषय पे सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि संजय राउत का बयान सरासर देशद्रोह है और देश विरोधी बयान है, संविधान की आत्मा के खिलाफ। अगर मुंबई पुलिस आने वाले 24 घंटे में सुओ मोटो केस नहीं लेती या फिर संजय राउत अपने बयान वापस नहीं लेते, तो मेरे पास एक विकल्प खुला है, लोकल पुलिस स्टेशन में कल जाकर के संजय राउत के खिलाफ अधिकृत तौर पर अपनी शिकायत दर्ज कराना। सर जिस तरह से ट्वीट करके निर्मला सीतारमण को टैग करना, प्रधानमंत्री को टैग करना, ये पूरा मामला इंटरनेशनली उजागर सामने आता है, लोगों के इस तरह से ट्वीट करके देश क्या कहना? बार बार अपने तीनों ट्वीट में बार बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को टैग करना संजय राउत की तरफ से, उसके बाद नेपाल के वित्त मंत्री को जो दौड़ा के मारा गया, उस वीडियो को टैग करके लेकर के, उस वीडियो को लेकर के भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टैग करना, और नेपाल में जो हिंसक घटनाएं घट रही है उसका वीडियो टैग करके बार बार ये कहना कि किसी भी देश में ये हो सकता है, सावधान रहिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। यह संजय राउत के अंदर और इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं जो बार बार संविधान की शपथ लेते हैं या संविधान की शपथ लेने का भोग करते हैं, उनके अंदर एक शुद्ध भावना प्रदर्शित होती है। ऐसा दिखता है कि ये इंडिया गठबंधन के लोग भारत में हिंसक आंदोलन करने के पक्षधर हैं, क्योंकि वो लगातार चुनाव हार रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हिंदुस्तान के लोगों में जो विश्वास है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ता जा रहा है। अभी हाल में जो पॉपुलैरिटी रेटिंग का सर्वे आया है उसमें पिछले सर्वे से ज्यादा पॉपुलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिखाए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से 60% के आसपास उनको रेटिंग मिली है। तो ये सब देख करके उनके अंदर एक कुंठा और फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गया है, और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से उनका जो नया मैनिफेस्टेशन है वो सिर्फ इतना है कि अब हिंसा भड़काया जाए। लेकिन याद रखें वो हिंसा भड़का नहीं सकते, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक सभ्य देश है, भारत इस प्रकार की हिंसा में विश्वास नहीं करता। भारत में जो लोग इस प्रकार की हिंसा में विश्वास करते थे उनको धीरे धीरे हमने खत्म कर दिया।
अगले साल तक इस देश में नक्सलिज्म नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। जो अर्बन नक्सल टाइप के लोग हैं उन सबको अंदर डाल दिया गया है। हाँ, जिनको इस देश में संविधान में विश्वास है, कानून में विश्वास है, वो सामने आए और कानून के आधार पर, संविधान के आधार पर अपनी बातें रख करके लोगों का विश्वास जीत सकते हैं और सरकार में आ सकते हैं। लेकिन हिंसा भड़का के सरकार में आने की कोई कोशिश करेगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। सर, जब टैरिफ लगाया गया उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा और जो अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी प्रधानमंत्री से बात करके और इसमें क्या निकाला जाए। सडन शिफ्ट नजर आ रहा है फिर से बयान में कि एक बार ट्रंप का फिर से मूड बदला नजर आ रहा है। ट्वीट देखे उनके पोस्ट पर तो लगता है कि वो कह रहे हैं भारत बदल गए, पुराने दोस्त हैं और हम ऐसे मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे, हल करेंगे। सुर बदले होते नजर आए। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। अमेरिका पूरी दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण देश है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था का प्रभाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अमेरिका पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ये सब हम जानते हैं, समझते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन इतने ताकतवर स्थिति में होने के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीके से अलग अलग देशों को धमकाते हैं, भड़काते हैं, या फिर जिसका कोई आधार नहीं, इस प्रकार का निर्णय लेते हैं, वो अमेरिका को कहीं ना कहीं कमजोर करता है। पिछले दिनों संघाई कॉर्पोरेशन की जो मीटिंग थी उसमें हमारे प्रधानमंत्री चीन गए थे, पहले जापान के, उसके बाद चीन गए और वहां पे रूस और चीन और भारत के तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की एक बहुत अच्छी मीटिंग। ग्लोबल साउथ एक हो रहा है, उसकी ताकत बढ़ रही है, ये पूरी दुनिया ने देखा। और ये देखने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हिंदुस्तान के ऊपर अनावश्यक रूप से 50% टैरिफ लगा करके अपने आप को फ्लॉन्ट कर रहे थे, उनको अचानक एहसास हुआ कि आज भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है, अमेरिका को भारत की जरूरत है। जो टैरिफ लगाए गए उससे अंततः अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था उस पर बुरा असर पड़ेगा, वहां महंगाई बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मैं फार्मास्यूटिकल की बात कर सकता हूं। जो दवाएं अमेरिका को चाहिए उसका लगभग 80% दवाएं भारत देता है। अब उन दवाओं के इंपोर्ट पर अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है। अगर आपने 50% टैरिफ लगा दिया तो दवाएं महंगी होगी, उसका खामियाजा वहां के लोग होंगे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो प्रारंभ में जो बयान दिया था, उस बयान के बाद उनको शायद एहसास हो गया कि गलत बयान था और अब वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फिर से बैठूंगा, मेरे दोस्त हैं, भारत मेरा दोस्त है, मेरा महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक एलाई है। और ये बात सही भी है, भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, बीच बीच में कभी कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब का ऐसा बयान आता है तो मैं इसका स्वागत करूंगा और मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी डोनाल्ड ट्रंप साहब और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों मिले और 50% टैरिफ का जो झंझट है उसको हमेशा के लिए खत्म करें, ताकि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर जो तान पड़ा है, जो दबाव आया वो कम हो और वहां के अमेरिका के जो उपभोक्ता है उनको भी सस्ती चीजें भारत से मिले। संजय राउत के अपने कुनबे में भयंकर तबाही और बर्बादी आई पड़ी है और ऐसे में एनडीए के कुनबे की चिंता करना वो बंद करें। बीजेडी हर चुनाव में अपनी अलग भूमिका लेती रही, कई विषयों पे वो एनडीए के साथ भी खड़ी रही है, कई विषयों पे एब्सेंट भी की, लेकिन बीजेडी कभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होती। बीआरएसपी पार्लियामेंट के अंदर कई विषयों पे एनडीए के साथ होती है या फिर एब्सेंट करती है, लेकिन इनका हिस्सा कभी नहीं बनती। तो ऐसे में एनडीए की ताकत कमजोर हुई है, ये झूठा प्रचार करने के बजाय आपका पूरा कुनबा उजड़ चुका है, आपके अपने सांसद आपको लात मार के निकल चुके हैं। जरा इसकी चिंता करिए, वरना जो कुछ बचा कुचा है वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी जब आप बात कर रहे हैं इसी दरमियान उन्होंने भी प्रेस वार्ता की और उन्होंने ये फिर से दोहराया आज वाली जो बात है, कहा कि
नेपाल से लगकर यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार के राज्य हैं, वहाँ बॉर्डर इलाके 75% नेपाली रहते हैं और भारत में भी युवाओं में असंतोष है और वो कभी भी असंतोष हिंसा का रूप ले सकता है। और यहाँ वहाँ के मंत्रियों को मारा गया, यहाँ भी नाराजगी लोगों में है। यहाँ के मंत्रियों के बेटे बीसीसीआई के अध्यक्ष बनकर दुबई, सिंगापुर जगहों पर बिजनेस कर रहे हैं और 80 करोड़ लोग मुफ्त में राशन दे रहे हैं, जिनमें असंतोष कहीं न कहीं है। तो कहीं न कहीं जो आपने बात की वो आज फिर से वो दोहरा रहे हैं। इसके क्या मायने निकाले जाए? आखिरकार बार बार कल ट्वीट के माध्यम से, आज प्रेस वार्ता के माध्यम से संजय राउत क्यों नेपाल की तुलना भारत से कर रहे हैं? कल ट्वीट के माध्यम से और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संजय राउत ने पुनः देश विरोधी बयान जारी किया है। पुनः उनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से सेक्शन 150 के तहत केस रजिस्टर किया जाना चाहिए। ये संजय राउत जैसे जो लोग हैं, जो इंडिया गठबंधन के अलग अलग नेता बनकर घूमते हैं, वो बार बार जब श्रीलंका में हुआ तब भी वो उससे प्रेरणा ले रहे थे, जब बांग्लादेश में हुआ तब भी उससे प्रेरणा ले रहे थे। अब बांग्लादेश के समय भी इस प्रकार के बयान जारी कर रहे हैं। अभी जो तथाकथित वोट चोरी के नाम पर जो लोगों ने पूरा हंगामा किया, उस समय भी इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। बार बार चुनाव हारने के बाद, जन सामान्य से डिस्कनेक्ट होने के बाद वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और इसलिए देश विरोधी बयान जारी कर रहे हैं। भारत में जो नेपाली समाज के लोग रहते हैं, लगभग 70-75 लाख लोग रहते हैं, वो हमारे भाई की तरह रहते हैं। उनसे किसी का कोई बैर नहीं, बल्कि उनको नेपाल में जो हो रहा है उसको देख करके उनको जो दुख दर्द हो रहा होगा वो दर्द हम बांट रहे हैं। और ऐसे नेपाली भारत के एकदम कमिटेड सिपाही के तौर पे जीते हैं। बल्कि अगर कोई व्यक्ति उनको भारत के खिलाफ भड़काने जाएगा तो ऐसे नेपाली लोग पलट करके उस व्यक्ति के ऊपर हमला करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चाहे बिहार हो या यूपी हो या पश्चिम बंगाल हो, ये सारे प्रदेश कहीं ना कहीं नेपाल से नियमित तौर पर जुड़े रहते हैं। लेकिन इतना याद रखिए कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। आज से नहीं, हजारों साल से गणतंत्र हमारे आ रहा है। आजाद भारत के बाद तो लगभग 70-75 साल से 77 साल से इस देश में गणतांत्रिक और जनतांत्रिक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में लोगों का विश्वास है और फिर से कह रहे हैं कि अगर इंडिया आघाड़ी में दम है तो संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़े, लेकिन इस तरह से लोगों को भड़काने का काम न करें, क्योंकि अगर इस तरह से लोगों को भड़काने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर लोगों के खिलाफ जाएंगे। जहां तक भ्रष्टाचार या बेरोजगारी का मामला है तो हमने देखा है कि पिछले 11 वर्षों में जितने भी भ्रष्टाचारी थे, तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की। और जब कार्रवाई करती है सरकार, तब यही विपक्ष वाले कहते हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। बेरोजगारी का मामला है, सरकार इस विषय को पहचानती है और कैसे कम से कम बेरोजगारी को ज्यादा ज्यादा रोजगार कैसे निर्मित हो, इस दिशा में लगातार प्रयत्न होता है। रह गई बात मंत्रियों के बाल बच्चों के, अगर किसी में योग्यता है तो आगे बढ़ सकता है, योग्यता नहीं होगी तो कोई किसी भी कितने भी बड़े बाप का बेटा हो आगे नहीं बढ़ सकता। एक सवाल शरद पवार जी की पार्टी के भी कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग किए हैं। सुप्रिया सुले कह रही हैं कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को इस क्रॉस वोटिंग के मामले में घसीटा जा रहा है और बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ऑथेंटिकली ये अब तक क्लियर नहीं हुआ कि किस पार्टी के जो है सांसदों ने क्रॉस वोटिंग किया है। क्या स्पेसिफिकली ये कहा है कि मराठी मानुष को बदनाम कर रहे हैं, हमने ही क्रॉस वोटिंग की है क्या? एग्जैक्टली इनके शब्द हमें बदनाम करने की कोशिश है, महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं, मराठी मानुष को बदनाम कर रहे हैं, इस प्रकार से आरोप कर रहे हैं। सुप्रिया सुले जी के प्रति मन में पूरा सम्मान रखते हुए, उनके प्रति आदर व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि कल जो वोटिंग हुई और अगर मतपत्रों की शिनाख्त की जाए तो शायद क्रॉस वोटिंग करने में खुद सुप्रिया सुले भी शामिल हो सकती है, ऐसा पाया जा सकता है। निश्चित तौर पर जो 16 अतिरिक्त सांसदों के वोट एनडीए के उम्मीदवार को मिले हैं, उसमें उबाटा के लोग तो हैं जो हमारे संपर्क में थे। एनसीपी शरद पवार के कितने लोग हैं उसमें सुप्रिया सुले है कि नहीं है कि मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस प्रकार की एक्टिविटी पिछले कुछ महीनों में चली है उस आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनका विश्वास कांग्रेस के नेतृत्व पर खत्म हो गया है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी बिखर गई। कहीं न कहीं शरद पवार जी दोनों नाव पे पैर रख करके खड़े हैं। कहीं न कहीं सुप्रिया सुले भी ये चाह रही हैं कि बहुत हुआ इंडिया आघाड़ी, अब चला जाए एनडीए आघाड़ी के पास।
सर आपने कहा कि 5 लोग उबाटा के भी हमारे संपर्क में थे। कल जो उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ जिसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी भारत के 17वें उपराष्ट्रपति के तौर पर चुने गए, उस चुनाव में बड़े पैमाने पर विपक्ष के सांसदों का वोट टूटा, यानी विपक्ष के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। हमारे पास 436 स्ट्रेंथ थी, संख्या थी, लेकिन कुल वोट जो हमें मिले जिसे 452 वोट मिले, मतलब 16 वोट अतिरिक्त मिले। इन 16 वोटों में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 वोट तो उबाटा के सांसदों के हैं, क्योंकि ये 5 सांसद हमारे संपर्क में थे और उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। और ये सब जो वोट रद्द हुए उसके अतिरिक्त बात हो रही है, जो एब्सटेन रहे उसके अतिरिक्त बात हो रही है। उबाटा के 5, उद्धव ठाकरे जी के 5 सांसद सीपी राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया, उनका मैं स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं। लेकिन जो इंडिया गठबंधन वाले बीजेपी के वोट तोड़ने में लगे थे, हमारे शिवसेना के सांसदों को तोड़ने में लगे थे और सुबह से दुष्प्रचार कर रहे थे कि ये चुनाव बीजेपी हार जाएगी और उनका उम्मीदवार जीत जाएगा, उनका उपराष्ट्रपति होगा, उनके मुंह पे जोरदार तमाचा उनके ही सांसदों ने मारा है। कल शाम के नतीजे से यह स्पष्ट होता है। सर जिस तरह बात करी शिवसेना के क्रॉस वोटिंग की यूनिटी समूह के 2-3 महीने पहले एक चर्चा थी बड़ी जोरों पर ऑपरेशन टाइगर की, तो क्या मानना है कि ये ऑपरेशन टाइगर जिस दिशा में काम कर रहा था उसमें से 5 लोग अब का मन बन चुका है, उस दिशा में अभी भी काम जारी है? मुझे नहीं मालूम ऑपरेशन टाइगर क्या है, लेकिन उद्धव ठाकरे के खिलाफ उनके सांसदों में अभी भी प्रचंड नाराजगी है। आज भी उद्धव ठाकरे जी का कामकाज करने का रवैया सुधरा नहीं है और संजय राउत जिस प्रकार से अहंकार से और बदतमीजी से अपने सांसदों के साथ, अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ डील करते हैं, उससे निश्चित तौर पर उनके सांसदों में असंतोष है, रोष है और यही वजह है कि वो हम उनको नहीं लाना चाहते, वो खुद हमारी तरफ आना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में तो है ही। अब जब सही समय आएगा निश्चित तौर पर ये सांसद हमारे साथ आ जाएंगे। क्या संजय